जॉन जोन्स नाम का ये शख्स अमेरिका के शहर यूटा में नटी पटी नाम की एक केव को एक्सप्लोर करने जाता है, लेकिन उससे की गई एक जरा सी गलती उसको मौत के मुंह में धकेल देती है और वो केव जिसको वो एक्सप्लोर करने गया था हमेशा के लिए उसकी कब्र बनकर रह जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसको सुनकर लोगों को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है और अक्सर लोगों को इसका फोबिया तक हो जाता है, क्योंकि ये है एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कंटेंट। तो अगर आप भी इस तरह के कंटेंट को हैंडल नहीं कर सकते तो आप यहीं पर लीव कर सकते हैं, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। वरना आ जाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। खुशामदीद दोस्तों, अगर हम बात करें नटी पटी केव की तो ये अमेरिका के शहर यूटा में सॉल्ट लेक सिटी के करीब एक हाइड्रोथर्मल केव है, जिसको 1960 में डेल ग्रीन नामी एक आदमी ने डिस्कवर किया था। जब से यहाँ पर दुनिया भर से बहुत से लोग केविंग करने के लिए आने लगे और जब से ये नटी पटी केव बहुत मशहूर हो गया। अगर हम बात करें इस केव की एंट्रेंस की तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 इंच चौड़ी थी, यानी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहाँ से दाखिल होकर लोगों को इस पूरे केव सिस्टम को एक्सप्लोर करना था। यहाँ हर साल भारी तादाद में लोग इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत से हादसात होने लगे जिसकी वजह से गार की सेफ्टी को लेकर बहुत से सवालात उठाए जाने लगे। एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि जिसमें एक बंदा इस केव में पूरी रात उल्टा फंसा रहा और 2006 तक आते आते इस केव को गवर्नमेंट के जरिए बंद कर दिया गया। लेकिन अथॉरिटीज और गवर्नमेंट के जरिए लिए गए इस डिसीजन पर प्रोफेशनल केवर्स ने बहुत से सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि इस केव को रीओपन किया जाए और अनप्रोफेशनल केवर्स की एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि ज्यादातर अनप्रोफेशनल केवर्स की वजह से ही ये इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको केविंग का एक्सपीरियंस नहीं होता और ज्यादातर वही इस केव में फंसते हैं। इन सारी बातों को लेकर प्रोफेशनल केवर्स और अथॉरिटीज के दरमियान कई सालों तक जंग चलती रही और फाइनली 2009 में अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स ने नटी पटी केव को सेफ्टी मेजर्स और स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ रीओपन कर दिया। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवर्स को 3 हफ्ते पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करना होगा और जिसमें एक टाइम पर एक ही ग्रुप को सिर्फ एंट्री की इजाजत होगी और उसमें भी 2 प्रोफेशनल केवर्स का होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस नटी पटी केव के मैप का ओवरव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें नटी पटी केव की लेंथ की तो वो है तकरीबन 1355 फीट और अगर डेप्थ की बात करें तो वो 145 फीट है। अगर थोड़ा नज़दीक जाए तो ये देखिए, ये है केव की एंट्रेंस और ये इस फेमस नटी पटी केव की एक ही एंट्रेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 इंच चौड़ी है और ये एंट्रेंस आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक है लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और एक है राइट साइड वाला हिस्सा। अगर हम लेफ्ट साइड वाले हिस्से की तरफ बढ़ें तो इस टनल के कुछ सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन का नाम द मेज है और दूसरे सेक्शन का नाम द बिग रूम और लास्ट वाले सेक्शन का नाम द क्रैक है। और अगर हम राइट साइड वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इधर पहला सेक्शन है द बिग स्लाइड और अगर हम बिग स्लाइड वाले सेक्शन से थोड़ा आगे जाए तो यहाँ पर 2 सेक्शन है, उसका नाम है द बर्ड कनाल। अगर हम द बर्ड कनाल वाले हिस्से की बात करें तो ये आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट वाली साइड में है द आयोटा क्रॉल और द वेन एली, जिनको यूजुअली सेफ कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर केविंग करना इतना मुश्किल नहीं। और जबकि हम अगर द बर्ड कनाल के लेफ्ट वाले हिस्से की बात करें तो वो है द एड्स पुश, जो कि अपनी नैरो और टाइट स्पेसेस की वजह से मशहूर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक इस नटी पटी केव का पूरा मैप भी समझ आ गया होगा और इसके बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी असली कहानी की तरफ। हमारी इस कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 2009 को होती है, जब एक 26 साला मेडिकल स्टूडेंट जॉन एडवर्ड जोन्स अपनी बीवी एमिली और अपनी बेटी लेजी के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने अपने घर आता है। थैंक्सगिविंग के सिर्फ 2 दिन पहले यानी 24 नवंबर 2009 को जॉन अपने भाई जॉर्ज जोन्स और कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। वो लोग एक बहुत ही फेमस और एडवेंचरस गुफा नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। फाइनली 24 नवंबर को रात के 8 बजे जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप यूटा की फेमस गुफा नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने पहुंच जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो सब इस गुफा में दाखिल हो जाते हैं। जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आया था वो केव की इजी साइड द बिग रूम की तरफ चले जाता है और जॉन और जॉश का ग्रुप जो एडवेंचर करने के लिए आया था वो केव के द बिग स्लाइड वाले हिस्से की तरफ चले जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उनको इस केव को एक्सप्लोर करते करते तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। अगर हम जॉन और जॉश इन दोनों भाइयों की बात करें
तो इनको केविंग का पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन इस नटी पटी केव को वो पहली बार एक्सप्लोर करने आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द बिग स्लाइड को एक्सप्लोर करने तक सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इसी पॉइंट पर जॉन, जॉश और उसके दो दोस्तों ने इस केव में मजीद डीप जाने का फैसला किया, यानी कि इस नटी पटी केव के सबसे मुश्किल हिस्से द बर्ड कनाल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। इस हिस्से के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही नैरो और टाइट स्पेसेस वाला हिस्सा है जिसको द बर्ड कनाल कहा जाता है। अब बिना कुछ सोचे समझे ये लोग द बिग स्लाइड वाले हिस्से की तरफ से होते हुए द बर्ड कनाल वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जॉन, जॉश और उसके दो दोस्त काफी फिट भी थे जब भी वो ये फैसला भी लेते हैं। जॉन इस चैलेंज को लेके काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो सबसे पहले जाने का डिसीजन लेता है। जॉश और उसके दोस्त जॉन को फॉलो करते हैं। जॉन अब धीरे धीरे पेट के बल रेंगता हुआ बर्ड कनाल की तरफ बढ़ता है और वो इस तरह बढ़ रहा था कि उसका सर आगे था और उसके पाँव पीछे थे, जबकि नॉर्मली ऐसे डिफिकल्ट केव में लोग अपने पैर आगे और सर पीछे की तरफ रखते हैं, लेकिन जॉन और उसके दोस्त केव को अपोजिट पोजीशन में एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसे ही जॉन बर्ड कनाल में घुसता है उसको सामने दो रास्ते दिखते हैं, एड्स पुश और बॉब्स पुश। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस रास्ते की तरफ से जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लेफ्ट वाला टर्न चूज करता है, यानी कि वो एड्स पुश की तरफ जाने लग जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। इस गलती ने जॉन को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब जॉन ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे जॉन एड्स पुश में बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुफा मजीद तंग होती जाती है और उसके लिए रेंगना मजीद मुश्किल होता जाता है, लेकिन वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है कि शायद उसको कोई खुली जगह मिल जाए या फिर कोई ऐसा यूटर्न मिल जाए जिससे वो वापस आ सके। लेकिन कुछ ही देर में उसको रियलाइज हो जाता है कि उसका डिसीजन बहुत ही गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉश और उसके दो दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जॉन का ये टर्न बिल्कुल ही रॉन्ग टर्न है। वो लोग भी जॉन को फॉलो करते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। जॉन अब कॉक स्क्रू नाम की एक जगह तक पहुंच जाता है। जनरली यहाँ पर फ्लेक्सिबल और कम हाइट वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। अब जॉन की हाइट 6 फीट थी और वेट 200 पाउंड था, यानी कि करीबन 90 केजी, जिसकी वजह से जॉन के लिए वापस अपने आप को पीछे पुश करना काफी मुश्किल था। ना चाहते हुए भी वो खुद को स्क्वीज करते हुए इस उम्मीद में आगे बढ़ता है कि शायद उसको कोई रास्ता या फिर कोई यूटर्न मिल जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी के साथ वो अपने आप स्लाइड होने लग जाता है। जिस जगह जाकर जॉन फंसा था उसका साइज सिर्फ 10 बाय 18 इंचेस था, यानी कि जॉन अब वॉशिंग मशीन के डोर के साइज की जितनी जगह पर फंस चुका था और अनफॉर्चुनेटली जॉन 70 डिग्री एंगल और अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा था, यानी कि जॉन खुद रेंगता हुआ अपनी कब्र तक चला गया। इमीडिएटली जॉन अपने भाई जॉश को आवाज लगाता है कि जॉश, जहाँ हूँ वहीं रुक जाओ, मुझे फॉलो मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। इसको सुनकर जॉश भी अलर्ट हो जाता है और अब वो इस कॉक स्क्रू एरिया से स्मार्टली अपने पाँवों को आगे रख के और सर को पीछे रखकर स्लाइड करने लगता है जॉन तक पहुंचने के लिए। थोड़ी ही देर में वो जॉन के पास पहुंच जाता है। जॉन अपने भाई जॉश को खुद ही बताता है कि वो बहुत ही बुरी तरह एक डेड एंड पर फंस चुका है। जॉश अपने पैरों को जॉन के पैरों में फंसाकर उसको खींचने की कोशिश करता है। जॉन थोड़ा सा ऊपर भी आता है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो वापस नीचे चले जाता है। इसी तरह कई कोशिशें करने के बाद जॉश बहुत ही बुरी तरह थक जाता है और अब वो प्रोफेशनल हेल्प को बुलाने की सोचता है। वो जॉन को बताकर वहां से निकल जाता है और वापस क्रॉल करते हुए बर्ड कनाल से बाहर आ जाता है। जॉश बाहर आकर इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प को कॉल करता है और वो अपने सारे दोस्तों को जो उस टाइम केव में मौजूद थे जॉन के ट्रैप होने की खबर देता है। फाइनली करीब 3 घंटे के बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। पहली रेस्क्यूअर थी सूजी मटोला, जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। अब जैसा कि आपको पता है कि जॉन जिस जगह फंसा था वो कितनी तंग जगह थी, इसलिए सूजी डिसाइड करती है कि वो जॉन की जीन्स भी काट दे ताकि एक आधा सेंटीमीटर और जगह मिल सके। लेकिन खैर इससे भी कुछ काम ना बना और सूजी एग्जॉस्ट होकर बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी और उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सब के सब जॉन को बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिसमें से एक तरीका ये भी था कि जॉन की टांगों को काट दिया जाए। लेकिन आखिरकार सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। लेकिन मसला ये था कि मुख्तलिफ पुलिस को गार के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना है कि रस्सियां पत्थरों से ना टकराए और सारा लोड पुली पर पड़े। अब पुलिस को गार के पत्थरों में ड्रिल करके लगाया जाने लगा, जिसमें खतरा ये भी था कि पत्थर कहीं टूट कर रास्ता बंद ना कर दे। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। 700 फुट की गहराई में ये काम करना काफी मुश्किल भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी। और उससे
बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में एक ही रेस्क्यूअर अंदर जा सकता था। केव के बाहर रेस्क्यूअर्स की तादाद अब तकरीबन 100 से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन वो सारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ऊपर से रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि जॉन उल्टा फंसा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन्स फेल होना शुरू कर देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि इंसानी जिस्म सीधा होने के लिए बना हुआ है। दिल पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वालों हिस्से को सप्लाई होता है, जहां पर ड्यू टू ग्रेविटी सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। अब क्योंकि जॉन उल्टा फंसा हुआ है, उसके हार्ट को ज़्यादा जान लगाकर 80% खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा। इसकी वजह से हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। आखिरकार घंटों इंतजार के बाद पुलिस को इंस्टॉल कर दिया गया और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया। लेकिन अब चूंकि जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में फंसी हुई थी कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको खींचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब वो जब भी जॉन की टांगों को खींचते तो वो गार की छत से टकरा जाते। खैर, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जॉन को इस घड़े से बाहर निकाल लिया, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में एक पुलिस गार की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वहीं जाकर फंस गया जहां वो पहले था। जॉन अब काफ़ी पैनिक हो रहा था, इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम को अंदर भेजा गया ताकि वो अपनी बीवी से बात कर थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये तरीका काम कर गया और जॉन काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगा। आखिरकार 19 घंटों की मेहनत के बाद एक बार पुलिस सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया गया। अब ये काम बहुत संभल कर करना था क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत जोर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किलों से जॉन को इस बार काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया गया, वो भी इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख पा रहा था। पिछले 19 घंटों में जॉन उस तंग रास्ते नुमा घड़े से पहली बार बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी पुल की ज़रूरत थी और फिर जॉन पूरी तरह उस घड़े से बाहर आ जाता। लेकिन तभी एक झटके से अचानक दोबारा पुली फेल हो गई और जॉन वापस उसी घड़े में जाकर फंस गया जिसमें वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ। जॉन जोन्स को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया था और वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। अब इस पॉइंट पर एक पैरामेडिक को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का शक सबको था वही हो। आखिरकार दोस्तों, जॉन एडवर्ड जोन्स को 25 नवंबर 2009 को रात के 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीवी को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि जॉन एक इतनी ज़रा सी गलती की वजह से मर गया है। वो इस उम्मीद में थी कि शायद टांग से नब्ज सही चेक नहीं हुई होगी और उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन जो भी हकीकत थी वो सबके सामने थी। पर डॉक्टर्स ने जॉन की मौत की सिर्फ 10 घंटे के बाद उम्मीद की थी, लेकिन उसकी अच्छी हेल्थ की वजह से वो मजीद 17 घंटों तक जिंदा रह गया। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जॉन की बॉडी को इस केव से बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में काट कर निकालने का आइडिया भी सामने आया। लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर जॉन एडवर्ड जोन्स की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी जॉन जोन्स की बॉडी नटी पटी केव में मौजूद है और वो केव एक्सप्लोरेशन के खतरात की याद दिला रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी जिसमें हमने आपको फेमस नटी पटी केव इंसिडेंट के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।